नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आरएसएस के लोगों का वर्चस्व हो गया है। उन्होंने पूरी जी जान लड़ा रखी है कि किसी भी तरह से नीट में जो घपला हुआ है, उसका सुप्रीम कोर्ट को पता ना चले और वो एक तरह से पाक साफ सिद्ध हो जाए। अब मकसद एक ही था, मोदी जी की 400 सीटें आएँगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, विपक्ष घिघिया जाएगा, मीडिया पूरा बिका हुआ है, किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी, देश में पूरी तरह तानाशाही हो जाएगी, संविधान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और नीट के हमारे धांधले सारे के सारे किसी को नहीं पता चले। अब हुआ उल्टा, मेरे मन कुछ और, प्रभु के दाता के मन कुछ और। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह आपके अपने एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सुप्रीम कोर्ट में नीट की सुनवाई चल रही है, तो इसका ताजा अपडेट क्या है और क्या इस पे कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप जनता को बताएं। काफी कुछ हुआ है, मैंने सुना है कोर्ट में। नीट पर सुप्रीम कोर्ट अब उसी रास्ते पर जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने देखा फरवरी और मार्च में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में गई थी। सरकार की सारी जो तिकड़म है, वो ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश ना हो और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस जिसका मुख्य अंग है और जिसकी वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आरएसएस के लोगों का वर्चस्व हो गया है। उन्होंने पूरी जी जान लड़ा रखी है कि किसी भी तरह से नीट में जो घपला हुआ है, उसका सुप्रीम कोर्ट को पता ना चले और वो एक तरह से पाक साफ सिद्ध हो जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल और वो इस तरह शामिल है क्योंकि जब मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, तो नीट के लोगों को भी यकीन था कि मोदी जी की 400 सीटें आएँगी, पूरा का पूरा विपक्ष जो है धराशायी हो जाएगा और हम बड़े पैमाने पर जो घपले नीट के एग्ज़ाम में कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया 14 जून को जो नतीजे आने थे, वो 10 दिन पहले ही जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे, उस दिन घोषित कर दिए। अब मकसद एक ही था, मोदी जी की 400 सीटें आएँगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, विपक्ष घिघिया जाएगा, मीडिया पूरा बिका हुआ है, किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी, देश में पूरी तरह तानाशाही हो जाएगी, संविधान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और नीट के हमारे धांधले सारे के सारे किसी को नहीं पता चले। अब हुआ उल्टा, मेरे मन कुछ और, प्रभु के दाता के मन कुछ और। सबसे बड़ी बात देखिए कि नीट का पर्दाफाश कहाँ से हुआ? सबसे पहले पर्दाफाश हुआ बिहार से। बिहार की पुलिस ने वहाँ पर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है, उसने ईओयू जिसे बोलते हैं, उसने वहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और ये बता दिया कि नीट का पर्चा जो 5 मई को जो होना था, वो 4 मई को ही लोगों के पास पहुँच गया था। लोगों को पूरे देश से बुलाया गया और वहाँ पर उस पर्चे को एम्स के 5 डॉक्टरों द्वारा सॉल्व किया गया। आज ही 5 डॉक्टरों की एम्स के पटना के गिरफ्तारी इस बात को बताती है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे घपले को पूरी दुनिया में किस तरह बनाया गया, 24 लाख बच्चों को इसमें पेपर देना था, अपीयर होना था। 4,750 केंद्र बनाए गए, सेंटर्स और वो कहाँ फैले हुए थे 571 शहरों में और 15 सेंटर जो थे हिंदुस्तान से बाहर के। तो एक पूरा मायाजाल पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में था और नीट के बच्चों को 180 सवालों का जवाब 200 मिनट के पेपर के टाइम में देना। यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट और 20 मिनट इसलिए ताकि आप उसे रिवाइज़ कर सकें, अपनी मन स्थिति से तय कर सकें। तो 2-3 घंटे 20 मिनट का समय था और 180 सवालों को अगर आप हल करते हैं, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं यानी 720 मार्क्स और अगर आपका कोई गलत जाएगा तो आपके 5 नंबर कटेंगे, ये नीट का एक सिद्धांत है। और ऐसी हालत में बच्चे, उनके माँ-बाप 24 लाख परिवार समझिए पूरे देश में नीट की तैयारी में जी-जान से जुड़े हुए। 400 करोड़ रुपए एनटीए को मिले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिले
और उसने आज सुप्रीम कोर्ट में माना कि हमने 300 करोड़ रुपए खर्च किए, 100 करोड़ रुपए उसमें भी बचा लिए। ये मोदी सरकार का हाल है। परीक्षा में भी जो है 400 करोड़ रुपए बचा लेती है, मुर्दों से भी जीएसटी ले लेती है। तो ये सरकार जो है खून चूसने में माहिर है। अब सवाल ये है कि नीट का ये घपला सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो न्यायाधीश थे, मैं वेकेशन जज की बात कर रहा हूं, जो गर्मियों की छुट्टियों में इन मामलों को सुन रहे, वो बड़े अकड़ू थे। उन्होंने कहा हम नीट की जो काउंसलिंग है उसे रोकेंगे नहीं, हम किसी को स्टे भी नहीं देंगे। और वो एक तरह से सरकार के कदम ताल के साथ थे। सब लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी कि 8 जुलाई को जब देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच लगेगी, तब इस मामले में सुनवाई होगी और उसमें त्वरित फैसला आएगा। आज के दिन हालत क्या है? आज के दिन वही हालत है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम संविधान के साथ धोखा थी, ये संविधान का मजाक थी, हम इसे रद्द करते हैं और एसबीआई को कहते हैं सारे के सारे उन दलों के नाम, उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए, लिए और विभिन्न पार्टियों को दिए। तो एसबीआई ने कहा हम बता नहीं सकते, ये शुचिता का सवाल है। हम उनकी जो पहचान है वो कैसे बताते हैं? ये बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नथिंग डू। सारे लल्लो चप्पो कर लिए। एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन दिनेश खारा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेट ही गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट इशू करेंगे, तब डरकर उन्होंने कहा जी हम जो है सारे आंकड़े डाल देते हैं, और तुरंत 24 घंटे में उन्होंने आंकड़े डाल दिए। इसका मतलब हर चीज तैयार थी। यही एनटीए में यही खेल भारत सरकार के एनटीए ने खेला। उसके वकील, जो कि एक ही वकील होते हैं, तुषार मेहता, वहां भी सॉलिसिटर जनरल थे, यहाँ भी सॉलिसिटर। उन्होंने कहा बच्चों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हम बता नहीं सकते, बताना नहीं चाहिए। और नीट कैसे बताए? सुप्रीम कोर्ट ने वही रास्ता अख्तियार किया। बोले आपने क्या करना है, आपको शनिवार को 20 तारीख को 2 बजे तक सारे सेंटर्स में जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं उनके नंबर डालने, ताकि आप देख सकते हैं कि भाई बहादुरगढ़ में जिस सेंटर पे बच्चों के 8 बच्चों के 720 नंबर आए, पता चल जाएगा भी किस किस नंबर क्या है। सेंटर वाइज आप देखेंगे और आप रेड मार्क कर सकते हैं, येलो मार्क कर सकते हैं, ब्लैक मार्क कर सकते हैं। यानी जिनको 720 मिले या जिनको जो है 650 से ज्यादा अंक मिले, आपको बता जाए किस सेंटर में जो है लोगों की लॉटरी खुली और किस सेंटर पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इसकी ओर क्यों गया? वो जब गया, जब बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लोगों को एक कट ऑफ डेट दी कि आज तक आप जो है अपना एग्जाम के लिए अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एनटीए ने क्या किया, 2 दिन कहा कि हम जो है 9 और 10 तारीख को भी लोगों के पेपर लेंगे। और जिन लोगों ने 9 और 10 को पर्चे भरे, एप्लीकेशन दी, वो 15,000 बच्चे, और सारे के सारा मामला यहीं हटा होगा। बिहार के बच्चे ने कहा मैं कोटा में पेपर दूंगा, छत्तीसगढ़ के बच्चे ने कहा मैं पटना में फलाने सेंटर पर जो है पेपर दूंगा। यानी पूरी धात दी। जिन लोगों ने एनटीए के लोगों से, आकाओं से मिलकर तय किया कि भाई हमारे बच्चों को आप पास कर दोगे, रिश्वत ले लो। अब तक रिश्वत के 24.25 लाख, 24.25 करोड़ रुपए पकड़े जा चुके हैं। तो पैसा किसका था? बच्चों का ही तो था, उनके भ्रष्ट माता पिताओं ने दिया था। अब वो पैसा जो है जब एनटीए के लोगों तक गया, मैं आज कहता हूं एनटीए के चेयरमैन को मिला और डीजी को मिला। चेयरमैन कौन है? जो यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे। बाद में मोदी जी ने कहा ये इस आदमी को एनटीए का अध्यक्ष बना दो, क्योंकि ये आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता है। आज के ये यूपीएससी के चेयरमैन है, वो भी आरएसएस के ही प्रोटेजी हैं, आरएसएस के आदमी है। तो आरएसएस जो है घुन की तरह सारे शैक्षिक और प्रतियोगी जो वर्ग है उसमें अपनी घुसपैठ बना चुका है। भ्रष्टाचार पूरा एक तरह से समझिए रोए रोए में समा गया। अभी जो पूजा
खेड़कर की जो बात आ रही है उसमें क्या पता चलता है, हर कदम पर उसका साथ आरएसएस के लोगों ने दिया, उसका साथ यूपीएससी के भ्रष्ट चेयरमैन ने दिया। तो आप समझिए भ्रष्टाचार की गंगा है आरएसएस, और मोदी जी उसमें डुबकी लगाकर कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। लोग समझते हैं कि हम पवित्र तारणी उस गंगा की बात कर रहे थे मोदी जी, जो बनारस में बहती है। नहीं, मोदी जी किस गंगा की बात कर रहे थे? आरएसएस की भ्रष्टाचार रूपी गंगा की। माँ गंगा ने मुझे बुलाया। अरे मोदी जी का जन्म ही तो उस गंगा में हुआ है, मोदी जी तैर भी उसी में रहे, और गंगा में जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो भी ये सारे आरएसएस वाले ही। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है सेंटर वाइज बताएंगे कि किन बच्चों को कितने नंबर मिले। शनिवार को 2 बजे, शनिवार 2 बजे नंबर आएंगे और आप स्पॉट कर लीजिए जिन स्कूलों का संचालन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के नेता करते हैं। बहादुरगढ़ का जो स्कूल है वो एक आरएसएस के नेता का है, पटना का जो स्कूल है वो भी आरएसएस के नेता का है, ये जितने पकड़े गए हैं एम्स के 4 डॉक्टर ये भी आरएसएस के हैं, जो कोटा में पकड़े गए हैं वो भी आरएसएस के हैं। तो आप समझिए इनका नमस्कार ध्वज प्रणाम जो करते हैं ना, ये ध्वज प्रणाम नहीं है, ये देश के राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को खत्म करने वाले लोगों का एक गिरोह है, जिसने तय किया पैसा लो और पूरे सिस्टम में अपने लोगों को भर। हर यूनिवर्सिटी का आज के दिन वाइस चांसलर जो मिलेगा वो आरएसएस का मिलेगा। हर विभाग का अध्यक्ष जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर संस्थान को आरएसएस के लोगों से भरकर उसका स्वरूप बिगाड़ा है, चाहे जेएनयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, बीएचयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, नेम एनी यूनिवर्सिटी। और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अब आरएसएस के लोगों को अपने राज्य में वाइस चांसलर नहीं बनने दूं। उसे राज्यपाल जो थे जगदीप धनखड़, उनकी ताकत खत्म कर दी, उनको कहा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी से। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि एनटीए में पूरा घपला हुआ है, पूरी बेईमानी हुई है, और उन्होंने लिवरेज किसको दी? एनटीए को। भाई हम तुम्हें छूट देते हैं, तुम अपनी जो है प्रतियोगिता जो हुई उसके रिजल्ट को जारी करो ताकि जनता को पता चले। हर गांव का, हर शहर का, हर कस्बे का आदमी बता देगा कि मेरे यहाँ जहां पर भी एनटीए की परीक्षा हुई वहां के प्रबंधक कौन है। और जो मैं कह रहा हूँ 99% जो प्रबंधक मिलेंगे वो आरएसएस के भी मिलेंगे। अब जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में नतीजे आने से पहले ही एनटीए ने क्या किया? एनटीए ने कहा कि कुछ बच्चे 720 मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इन्हें ग्रेस मार्क्स देंगे। ग्रेस मार्क्स क्यों देंगे? इनका समय खराब हुआ है, इन्होंने गलत सिलेबस पढ़ लिया, कुछ जगह का इन्हें गलत पर्चा दे दिया, कुछ जगह और बहाने बनाए और उनको जी भर का ग्रेस मार्क्स दिए। और वो बच्चे कितने निकले? 1565। 1565 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा भाई इन बच्चों की पहचान करो जिनको ग्रेस मार्क्स दिए, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप जो है एक परीक्षा ली जाएगी 24 जून को, उसमें आप बैठोगे तो जो नंबर आएंगे वो लिए जाएंगे और नहीं आएंगे तो हम आपके ग्रेस मार्क्स काट देंगे। तो 1565 में से आधे बच्चे बैठे, आधे बैठे, और एक बच्चा तो बड़ा मजेदार था, वो गुजरात का था, यानी उसको 720 नंबर तो मिले एनटीए की नीट में, लेकिन अपनी परीक्षा में, अपनी 12th के एग्जाम में वो बेचारे को 10 नंबर मिले। यानी जिस बच्चे का अपना आईक्यू, अपनी मेहनत जीरो बराबर है, उसको जो है क्या किया इन्होंने, दिखा दिया कि ये तो टॉपर है, सबसे बड़ा सर्जन बनेगा देश का, एम्स में इसको एडमिशन मिलेगा, ये किसी का ही पेट चीरेगा, किसी का भी गला काटेगा, और मर जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का मतलब एक होता है कि उसके पास लाइसेंस होता है आदमी को मारने का। और जो नई संहिता लाए हैं हमारे गृह मंत्री जी, भारतीय न्याय संहिता, उसमें डॉक्टर अगर किसी का गला काट दे तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा।
तो सरकार ने दुधारी चाल चली। पहले तो कहा फर्जी डॉक्टर बनाओ, और फिर डॉक्टर को कहा तेरे हाथ से किसी की मौत हो जाए तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कल्पेबल लाइबिलिटी नहीं है, तू निर्दोष है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता मोदी जी 460 400 सीटें जीतते, 5 साल में ये बच्चे लोगों का गला काटने में से 10 होते। और जिस तरह कोरोना काल में जो आदमी अस्पताल में गया उसकी लाश आई, उसी तरह से मोदी जी के राज में ये होता कि जो भी अस्पताल में डॉक्टर के पास जाता तो सर्जिकल नाइफ जिसे कहते हैं वो कसाई के गंडासे में बदल जाता, और आदमी को किसी को भी मार दो, फिर आप मेरा डॉक्टर ने मार दिया है, ऑपरेशन थिएटर में मर गया, क्या कर सकते? तो ये एक तरह से लोगों के भविष्य से, जान से खिलवाड़ की एक तरीका है। और इससे सबसे ज्यादा बदनाम किसे किया है? भारत की चिकित्सा सुविधाओं को। और यही नहीं, इनकी सारी जो परीक्षाएं हैं, यानी आप देखिए यूजीसी नेट, उसमें भी घपला है, नीट में भी घपला है। यानी जितनी परीक्षाएं, ये 16 परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित करते हैं, हर एक में इन्होंने अपनी गंदगी फैला रखी है। भाई आप कीचड़ फैला दोगे तो कीचड़ से आप कुछ भी कर दो। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप गेहूं पिसाने जा रहे हैं और उसमें किर्च आ जाए, तो उस आटे का आप क्या करेंगे? उसके अगर आप परांठे बनाएंगे तब भी दांत में किर्च आएगी, उसका आप जो पूरी बनाएंगे तब भी किर्च आएगी, उसका हलवा बनाएंगे तब भी किर्च आएगी। तो सारी की सारी एनटीए की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार लत पथ फद फद कर रहा है। और उसके लिए होना क्या चाहिए? एनटीए को खत्म करना चाहिए। एनटीए को बिगाड़ कर, खत्म करके नई शिक्षा व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहले किसने पहल की? सबसे पहली पहल की जो तमिलनाडु की सरकार है, उसने कहा हमें नीट नहीं चाहिए। ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है, सबको पता है। भाई अगर नीट वाले ही बदमाशी करेंगे तो वो तो पहले ही चिन्हित कर लेते हैं कि कौन से सेंटर के बच्चों को आगे रखना है। आप देखेंगे बिहार में एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की टॉपर हो गई, और टॉपर होकर उसका नाम छपा, फोटो छपी। उसके बाद कुछ पत्रकार इसलिए चले गए कि भाई टॉपर बच्चे का इंटरव्यू किया था, तो पता चला ये तो वज्रमूर्ख है। पोल ऐसे ही खुलती है, पोल आपके अति उत्साह में खुलती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो धन पशु होते हैं ना, खूब पैसा कमा लेते हैं अडानी अंबानी की तरह। हर शहर में ऐसे लोग मिलेंगे, बिल्डर होते हैं, माफिया होते हैं, उनके अंदर एक कीड़ा पैदा हो जाता है। वो कीड़ा होता है पब्लिसिटी का। पब्लिसिटी का कीड़ा होता है तो वो पत्रकारों के पास जाते हैं, समाज में लोगों पे अपना रौब जमाते हैं कि मैं हूं नंबर वन। वो क्या करेंगे? पत्रकारों को बुला लेंगे। पत्रकार जाएंगे तो 5 पत्रकार तो, यानी हमारे जो आज तक, जी, और जो दूसरे टीवी चैनल वाले वैसे होते हैं। 2 4 पत्रकार ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई इसकी खोज करो, ये रातों रात अमीर कैसे बने। और वो उसकी जब खोज करते हैं तो पता चलता है ये तो जो है राम के भेष में रावण है, और उसकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ भ्रष्ट आदमी को पत्रकारों से, समाज में रोशनी से दूर रहना चाहिए। चुपचाप पड़ा रहे, मस्ती लेता रहे। अब पूजा खेड़कर कहाँ मरी? उसने कहा लाल बत्ती लगाऊंगी, सायरन बजाऊंगी, नेम प्लेट लगाऊंगी। वक्त से पहले ही उसने कहा कि अपने जो है नाम धूम धड़ाका कर लो। तो ऐसा गुब्बारा फूटा कि फट गया। यही नीट में हुआ। नीट की परीक्षा में अगर 67 बच्चों को 720 नंबर नहीं आते तो कम से कम मेरे जैसे आदमी का ध्यान नहीं जाता। कोई भी आदमी कहेगा 720 टॉपर आ गए। अगर ये एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी थोड़ी भी अकल रखते, अकल नहीं होती आरएसएस के लोगों के पास, एक बात समझ लीजिए, ये जो है बोरा जाते हैं। अब बोरा इसलिए जाते हैं क्योंकि जो कहते हैं ना कि थोड़ा भी मान सम्मान मिल जाए तो बहुत सारे लोगों को अपारा हो जाता है, उनको बोराने की आदत हो जाती है, और बोराने से क्या होता है कि उनकी पोल हो जाती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 22 तारीख को अब इसकी सुनवाई करेंगे। अब 22 तारीख कहाँ है? आ गई सामने। और 24 को इन्होंने रख रखा है कि हम काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग की डेट। पहले तो एनटीए ने कहा कोई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। खूब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान,
उन्होंने भी मूंछों पे ताव देकर कहा कि कोई घपला नहीं हुआ, कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। अब वो कहाँ छुपे हुए हैं? वे कहाँ छुपे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान? मोदी जी भी छुपे हुए हैं। मोदी जी हर चीज पे अपनी राय देते हैं। दो चीजों पे उन्होंने आज तक राय नहीं दी। एक उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं दी, और एक उन्होंने जो नीट है, एनटीए है, उसके भ्रष्टाचार पे नहीं दी। मोदी जी सुविधा के अनुसार बोलते हैं। मणिपुर नहीं जाते क्योंकि वहां पर उनको लाभ नहीं होता, लेकिन वो अंबानी सेठ के बेटे की शादी में जाते हैं। तो प्रायोरिटीज जो है वो अपनी अलग अलग है। तो ऐसी हालत में आज के दिन आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हर संस्था को खराब किया है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और मैं आज ये कह सकता हूं कि नीट की परीक्षा इन फैसलों के बाद हर हाल में रद्द होगी, बच्चों को न्याय मिलेगा, और एक तरह से इनकी जो फ्रॉड है, इनकी जो लंपटबाजी है, उसका पर्दाफाश सबको पता चलेगा, और देश की जनता को पता चलेगा कि ये लोग कैसे भ्रष्ट लोग हैं। अभी एक शुभेंदु अधिकारी हैं, मोदी जी के नारे के बारे में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा गलत है। गलत क्यों है? हम तो ये करेंगे जो हमारे साथ, हम करेंगे उसका विकास। भाई भ्रष्ट लोग यही तो करते हैं। इसका मतलब सरकार जनता के लिए नहीं है। योगी और मोदी को सिर्फ जो है 37% लोगों ने वोट दिया है, वोटों का। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कहेंगे हम 1/3 लोगों का विकास करेंगे, 2/3 लोगों का विनाश करेंगे। लेकिन 2/3 लोग जब इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आप समझिए इनका विनाश होगा, और ये सत्ता से भाग जाए। बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि हमारे देश का, हमारे गोल्ड का क्या होगा? क्या ये लोग लेकर भाग जाएंगे या कोई इनको रोकेगा? और कोई आरटीआई लगाने का इरादा है आपका? प्लीज डू दैट। हमारा देश कंगाल कर दिया है, और आरटीआई लगाने के लिए तरीका भी बताइए। देखिए, सरकार आरटीआई का जवाब नहीं देती। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब इत्र भी लगाते हैं तो बू नहीं आती। मनमोहन सिंह के सरकार के समय में आरटीआई लगाने का फायदा होता था। अब आप मैंने एक आरटीआई लगाई देश के उपराष्ट्रपति को। क्या आपने मार्च अप्रैल मई में कितने लोगों की जो आई हुई एप्लीकेशन थी उनको ट्रांसफर किया विभिन्न विभागों को? जवाब आया, हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मेरी मर्जी। तो इस समय आरटीआई लगाने का कोई फायदा इस देश में इसलिए नहीं है क्योंकि आरटीआई की आत्मा की हत्या ये लोग करते हैं, और जब तक लोग इनको सत्ता से नहीं हटाएंगे, तब तक आरटीआई का जो कानून है वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, ये मैं कह सकता बहुत बहुत शुक्रिया सर सारे अपडेट्स के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए रोज़ देखते रहें। और अभी इलेक्शन आ रहे हैं, हरियाणा इलेक्शन, तो हम लोग उसमें ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। तो जो लोग हरियाणा से जुड़े हैं वो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। हूँ। नमस्कार।